नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह आपके लिए सोशल जस्टिस के हिसाब से, इंडियन सोसाइटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस लेक्चर से यह समझ पाएंगे कि भारत का समाज या दुनिया भर का समाज आप देखेंगे अपनी यहाँ के महिलाओं के साथ किस तरह से बर्ताव करता हुआ नजर आता है। कैसे किसी समाज में जो सम्मान प्राप्त महिलाएं होती है उनकी स्थिति बद से बदतर होती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे और उसका जरिया होगा एक वेब सीरीज, और वह वेब सीरीज है हीरा मंडी द डायमंड बाजार। आप जानते हैं ये वेब सीरीज जो है अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। लाहौर की एक कह सकते हैं कि मोहल्ला, शाही मोहल्ला हीरा मंडी वहां, ठीक है, उसको लेकर के एक बनाया गया है ये वेब सीरीज। और संजय लीला भंसाली जो हैं उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये माना जाता है। संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर माने जाते हैं, इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको लेकर के इन्होंने लंबे समय तक काम किया है। इस पर हम आएंगे और विस्तार से आपको चीजें बताएंगे। यहाँ पर एक बात देखिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे अगर आप नजर डालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे द रियल स्टोरी ऑफ लाहौर। लाहौर की चर्चा तो हम कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी सच्चाई क्या है यह बताने की कोशिश किया गया है हीरा मंडी का। अब यहाँ पर कुछ बातें समझिए, ऑफ ग्लैमर, पावर एंड सर्वाइवल, तीन वर्ड जो है ना इस पर आपको ध्यान देना है। जो तवायफ को लेकर के चर्चा किया गया है, तो तवायफ एक समय समाज में बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखी जाती थी। उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता था, लोग उन्हें बहुत उच्च पदों पर रखते थे। लेकिन कैसे ये तवायफ की जो स्टोरी है आगे बढ़ते हुए, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, प्राचीन काल से मध्यकाल से होते हुए आधुनिक काल तक आता है, और फिर आज जो हम स्थिति देख रहे हैं कोठा कल्चर का, ये कैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि क्षरण हुआ सामाजिक स्थिति में महिलाओं का, यह दिखाने की कोशिश की गई है। अब जब ग्लैमर की यहाँ पर बात किया गया तो ग्लैमर कहने का तात्पर्य है कि चकाचौंध की ये जो दुनिया जैसे कही गई, तवाइफों की दुनिया। आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ ग्लैमर से जैसे पावर शब्द भी आकर के जुड़ा, तो ग्लेबर और पावर, तो पावर कहने का मतलब है कि क्या कभी तवायफ जो है किंग मेकर की भूमिका में रहा करती थी सामाजिक तौर पर, हम समझेंगे। तवायफों के कहा जाता था कि तवायफों की दुनिया में ना सम्राट अपने साम्राज्य को खो देते थे या बना लेते थे। मतलब तवायफों के पास इतनी ताकत हुआ करती थी कि वो सम्राट बना सकते थे या फिर बर्बाद कर सकती थी। तो पावर की बात की गई। और फिर सर्वाइवल कैसे हुआ? सर्वाइवल कहने का तात्पर्य है कि जो तवायफ, ग्लैमर की बात की गई, पावर जिनके पास था, किंग मेकर कहा गया, उनकी स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई कि वे सर्वाइवल की स्थिति तक आ गई? उनकी स्थिति इतनी दयनीय कैसी हो गई? आर्थिक विपन्नता कैसे आ गया? और जो तवाइफ हैं समाज में बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखी जाती थी, उन तवाइफों की स्थिति इतनी खराब हो गई कि समय के साथ वेश्यावृत्ति के पेशा में उन्हें आना पड़ गया। और यहां से बदनामी का दाग जो है कोठा कल्चर और तवायफ इन पर लगना शुरू हो गया। तो यही बातें जो है विस्तार से करने वाले हैं। देखिए, तो मैंने पहले ही कहा कि संजय लीला भंसाली साहब का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। बॉलीवुड में इससे पहले भी बहुत इस तरह की फिल्में बन चुकी है। आपने देवदास तो देखा ही होगा, आपने पाकीजा देखा होगा, उमराव जान देखा होगा, गंगूबाई आलिया भट्ट का हाल ही में आया था, देवदास दिलीप साहब का भी देखा होगा, और आपने ये शाहरुख खान साहब का तो देखा ही होगा। तो ये सब फिल्में आपने देखी, यानी कि बॉलीवुड ने बहुत अच्छा खासा इस पर काम किया है। लेकिन फिल्म देखने का तात्पर्य यह हो जाता है कि कहते हैं ना, चलचित्र जो है वो समाज का आईना है। सिनेमा सिर्फ सिनेमा नहीं, वो साहित्य भी है। तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो महिलाएं हैं, ये जो हीरा मंडी वेब सीरीज में दिखाया गया है इनकी लाइफ स्टाइल को लेकर के। हीरा मंडी में जो लाहौर में के शहर में एक मोहल्ला है, वहां पर एक कह सकते हैं कि तवायफ हुआ करती थी जिनका नाम था मलिका जान। मलिका जान जो है इसमें मनीषा कोइराला की भूमिका में रहती हैं, ठीक है, और ये मुख्य किरदार में है। इनके इर्द गिर्द ही ये पूरा घूमता है। ये जो हीरा मंडी की चर्चा की गई है, हीरा मंडी इनके इर्द गिर्द ही पूरी तरह से घूमता हुआ नजर आता है। अब यहाँ पर आप मुगल साम्राज्य को देख रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे मुगल बादशाह आपको दिख रहा होगा। चाहे आप हुमायूं की बात कर लीजिए, बाबर की बात कीजिए, आप अकबर की बात कीजिए, शाहजहां, औरंगजेब, रंगीला, बहुत सारे बादशाह, मुगल बादशाह जो भी आप जानते हैं ये सब। अब ये मुगल बादशाह से इनका क्या संबंध रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक वक्त हुआ करता था जब लोग अपने बच्चों को तवाइफों के पास भेजा करते थे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तवाइफों के पास लोग बच्चों को भेजा करते थे। और पता है किस वजह से? तमीज सीखने के लिए, उनसे तहजीब सीखने के लिए। ये वेब सीरीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमने कुछ तस्वीरें लगाई है, यहाँ पर समझिए इसमें
एक डायलॉग आता है और मनीषा कोइराला जो कि इसमें मल्लिका जान का किरदार कर रही हैं, वो एक जगह एक डायलॉग बोलती हैं और इसे समझना चाहिए क्या कहा गया है इसमें। इसमें एक डायलॉग है, कहा गया है, मर्द वही जो औरत को इज्जत की नज़र से देखे। अब इतना ही काफ़ी है, आप समझ सकते हैं, महिला सुरक्षा के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से यदि आप समझने की इसे कोशिश करें तो। लाहौर की बात मैंने कहा, लाहौर के लिए ना एक पुराना डायलॉग चलता है, एक नाटक भी इस पर है, जिस लाहौर न वेख्या ओ जमिया नहीं, यानी कि जिसने लाहौर नहीं देखा, आप मान के चलिए कि उसने जन्म ही नहीं लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि लाहौर और ये हीरा मंडी शहर का जो नाम पड़ता है, ये मोहल्ले का नाम पड़ता है, कैसे पड़ जाता है? देखिए, पंजाब के एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही आप कह सकते हैं दिलेर बहादुर, महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के एक दीवान हुआ करते थे जिनका नाम था हीरा सिंह, और हीरा सिंह के नाम पर, दीवान हीरा सिंह के नाम पर ही लाहौर के इस जगह का नाम हीरा मंडी पड़ गया। उस वक्त कोठा कल्चर होता था। अब कोठा का क्या मतलब है समझ लीजिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे कोई रहते हैं, तो ऐसे कोठा का मतलब होता था कई तल्ले का मकान, बस इतना ही मतलब है कोठे का शाब्दिक अर्थ। और यहाँ तवाइफें रहा करती थी, वही जो मैंने कहा ग्लैमर, पावर एंड सर्वाइवल, ये जो 3 चरण हुआ है वो यहाँ पर इस कोठा कल्चर ने समझा है, देखा है, रूबरू हुआ है इन सब चीजों से। तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहां पर मैंने कहा मुगल साम्राज्य को लेकर के, तो मुगल साम्राज्य के समय जो था स्थिति बहुत बेहतर हुआ करता था। जैसा मैंने कहा महाराजा रंजीत सिंह और उनके दीवान जो हीरा सिंह को लेकर के यहां हमने चर्चा किया। चलिए, ये जो है यही आपको दिख रहा है, ये लाहौर में यही है, हीरा मंडी जिसको आप कहते हैं ना, ये यही जगह है और इसी को कोठा कहा जाता है। आपको विभिन्न शहरों में ये सब चीजें देखने को मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्राचीन काल से बात जरा हम शुरू करते हैं कि पहले तवाइफों की क्या स्थिति हुआ करता था और समय के साथ कैसे ये बदलता है। देखिए, प्राचीन काल में इन्हें गणिकाएं कहा जाता था। गणिका कहने का मतलब है गाने वाली, नृत्य करने वाली महिलाएं। और गाने वाली, नृत्य करने वाली महिलाएं जो थी, कविता पाठ करने वाली महिलाएं, बहुत तरह के वाद्य यंत्र इन्हें बजाने आता था और इस वजह से इन्हें विदुषी तक का दर्जा दिया करता था। राज दरबार में, विभिन्न राजाओं के राज दरबार में बहुत सम्मान का पद इन्हें दिया जाता था, शास्त्रार्थ इनके साथ होता था, ठीक है, और बहुत तरह की कविताएं पाठ भी यह किया करती थी। समय के साथ चीजें और भी तब्दील होता है। यदि मैं अगर आपको बताऊं अर्थशास्त्र को लेकर के, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, जिसे द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया है अर्थशास्त्र को, तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने तवायफ की चर्चा की है और बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से इन्होंने बताया है। जरा आप सोचिए, इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी होती थी ये महिलाएं, आप सोच सकते हैं। इसके अलावा वात्स्यायन के कामसूत्र की जब बात करेंगे तो वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में भी तवाइफों की चर्चा की है। जब कामसूत्र की बात की जाती है तो सिर्फ कामुक बातें ही मत समझिए, फैमिली सिस्टम को भी बताता है। आप कामसूत्र किताब पढ़ के देखिए, आपको फैमिली सिस्टम की चीजें इसमें बताई गई है, समझाई गई है। जिस तरह से अर्थशास्त्र यहाँ देख रहे हैं, लेकिन केवल यहाँ अर्थशास्त्र नहीं है, मैंने पहले कहा द साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा गया है। अर्थशास्त्र से ज्यादा इसमें राजनीति की बातें की गई है। इसी तरह से कामसूत्र में कामुक बातों के अलावा फैमिली स्ट्रक्चर की चर्चा भी की गई है। तो इसमें भी तवाइफों की चर्चा जो है वात्स्यायन ने किया है अपने इस ग्रंथ में, और इन्हें काफी सम्मान के दृष्टिकोण से उसमें दिखाया भी गया है। अब यहां मुगल साम्राज्य को लेकर के चलते हैं। कई मुगल बादशाह ऐसे हुए जिन्होंने तवायफ को अपनी बेगम भी बनाया, यानी कि तवायफ से विवाह किया। अब जरा आप सोच सकते हैं कि यदि तवायफ की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी नहीं होती, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर नहीं होती, तो क्या ये मुगल बादशाह तवायफ को अपनी बेगम बनाते, उनसे विवाह करते? जाहिर सी बात है नहीं। लेकिन ऐसे कई सारे जो हैं आपको उस समय के राजा महाराजा देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने तवायफ के साथ जो है विवाह संबंध स्थापित किए। कुछ का नाम मैं बताता हूं, औरंगजेब को लेकर के चर्चा कीजिए। औरंगजेब की जो बेगम हुई हीराबाई, हीराबाई एक तवायफ ही हुआ करती थी और काफी गुणी महिला इन्हें कहा जाता था। राजकाट में भी कहा गया कि औरंगजेब का इन्होंने बहुत साथ दिया। इसके बाद एक और हुए मोहम्मद शाह रंगीला। हालांकि मोहम्मद शाह रंगीला को बहुत अच्छा जो है बादशाह नहीं माना जाता है मुगल साम्राज्य का, और कहा जाता है कि इनके बाद जो है या इनके साथ ही पतन शुरू हो गया। आप समझ सकते हैं कि रंगीला जैसा नाम भी है इनका रंगीला, और मिजाज के भी ये बड़े रंगीले हुआ करते थे, राजकाट से बहुत मतलब नहीं रखा करते थे। अब एक वाक्य मैं आपको बताऊं तो एक बार क्या हुआ, मुगल साम्राज्य में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी, लेकिन रंगीला की स्थिति खराब नहीं हुई थी।
इसके शान शौकत में कोई कमी नहीं आई थी। कर्मचारियों को देने के लिए चंद रुपये नहीं हैं, लेकिन इस जनाब ने अपने बर्थडे पर उस जमाने में 2 करोड़ रुपया खर्च किया था। आप जरा सोच सकते हैं 2 करोड़, आज भी कोई बर्थडे पे खर्च करे तो क्या लगेगा आपको, लेकिन उस जमाने में इन्होंने किया था और कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं था। इसी सब वजह से यहां पर देखिए तवायफ से कैसे इनका रिश्ता जुड़ता है। इन्होंने विवाह जो किया वो भी एक तवायफ से किया था, कुदसिया बेगम जिनका नाम था, ठीक है। तो कुदसिया बेगम से इनका विवाह हुआ। वैसे इनके बारे में रंगीला के विषय में यह कहा जाता है कि इनका दिल जो है ना एकदम दरिया था। सुबह किसी और से प्रेम हो रहा है, शाम को किसी और से प्रेम हो जाता था। तो बड़े रसिक मिजाज के व्यक्ति ये माने जाते थे। अब इनके साथ एक चीज ये था कि चूंकि ये साम्राज्य में कामकाज में बहुत ध्यान नहीं देते थे, तो नादिर शाह जो है नजर बैठाए हुए था। नादिर शाह ने इनको हरा दिया। और इनके साथ ही एक समय एक तवाइफ और हुआ करती थी, नूरबाई। तो नादिर शाह ने नूरबाई से कहा कि मेरे साथ अफगानिस्तान चलो। वो भाग गई, मतलब नादिर शाह को पसंद आ गई, आप ऐसा कह सकते हैं। तो नादिर शाह ने प्रपोजल रख दिया। प्रपोजल मतलब इस तौर पे नहीं था कि विवाह का प्रपोजल या प्रेम का, मतलब ये था कि आप हमारे साथ जो है अफगानिस्तान चलिए, हमारे दरबार में रहिए। मैंने पहले भी कहा कि उस वक्त तवाइफों का सम्मान दरबार में बहुत हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान चलिए, लेकिन यहां पर आप समझिए कि नूरबाई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपके साथ अफगानिस्तान नहीं जाना चाहती, मैं भारत में ही रहना चाहती हूं। अब यहां पर समझिए, नादिर शाह जो है रंगीला को हरा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी नूरबाई को ले नहीं जा पाता है। वह मना कर देती है तो जबरदस्ती नहीं कर पाता है। अब मैं इस कहानी से आपको केवल यह बताना चाह रहा हूं कि उस समय के माहौल को आप समझिए, और उस समय तवाइफों का समाज में कितना सम्मान होता होगा। लेकिन ये चीजें जो है समय के साथ फिर बदलती चली गई। यहां आपको दिख रहे होंगे अवध के नवाब वाजिद अली शाह साहब, और वाजिद अली शाह की जो बेगम हुई, बेगम हजरत महल के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा। इन्होंने इनका बड़ा साथ दिया। ब्रिटिश हुकूमत के साथ जब ये फिरे ना, तब भी इन्होंने बहुत साथ दिया संघर्ष करने में। और ये भी तवाइफ ही थी, ये भी जो है वह बेगम बनी आगे चल करके। अब यहां पर शुरू होता है, तो मुगल साम्राज्य को आपने देख लिया, मैंने पौराणिक काल भी बता दिया आपको, मैंने आपको मध्यकालीन की चीजें बता दी। अब जरा आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम तक आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ब्रिटिश हुकूमत आ गई भारत में। रंगीला साहब और इन सब के साथ जो है, ये जो भाई साहब हैं, इन सब के साथ जो है मुगल साम्राज्य समाप्त हो रहा है। आपने पढ़ा होगा ये सब, मैं इसलिए उसमें जाना नहीं चाहता आज मैं उधर। तो ये जो है साम्राज्य, इनका मुगल साम्राज्य पतन हो रहा है। अब मुगल साम्राज्य पतन हुआ, ब्रिटिश आ चुके हैं भारत में। ब्रिटिश जब भारत में आए हैं तो धीरे धीरे ये पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बहुत जो हमारे देशी रियासत हुआ करते थे उनके साथ विलय की संधि किया, हड़प की नीति अपनाई। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाह रहा। तो ये जब यहाँ पर आए तो इन्होंने देखा क्या कि साम्राज्य में या जो राजघराने हुआ करते थे, देशी रियासत, उनके राज दरबार में तवाइफें हुआ करती थी और उन महिलाओं का बहुत सम्मान था। हालांकि उस वक्त चीजें थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो गई थी। तो जब अधिकारी, ये ब्रिटिश अधिकारी आए, तो देखिए ब्रिटिश अधिकारी जब भारत आए ना, चाहे वो कंपनी का शासन हुआ चाहे वह महारानी का शासन हुआ, दोनों में एक समानताएं पाई गई। पारिवारिक स्ट्रक्चर को मैं बात करना चाह रहा हूं, अधिकारियों की पारिवारिक स्थिति को देख के समझिए। तो एक कोशिश यह थी कंपनी का भी, बाद में महारानी के शासन का भी, जो अधिकारी ब्रिटेन से भारत आए यहां पर, तो वह अपने परिवार को लेकर के ना आए, अपनी वाइफ को लेकर के ना आए, ठीक है। क्योंकि उनका यह मानना था कि इससे कामकाज पे ध्यान जो है भटकेगा। जैसे मान लीजिए कई बार आप लोग कहते हैं कि ये सब मोह माया, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पूरा फोकस पढ़ाई कर रहा हूँ, दिन रात लगा रहूंगा, इधर उधर कुछ नहीं करूंगा, कोई रिलेशनशिप में नहीं जाऊंगा। ये सब चीजें कभी कभी आप लोग कहते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं, अपना अपना टैलेंट है सबका, है ना। तो ऐसे कुछ अधिकारी हुआ करते थे जो तो मैनेज करते थे, टैलेंट दिखाते थे, लेकिन जनरल जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो नहीं हिलाते थे। तो वाइफ रह गई कहां पे? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में, और ये जनाब आ गए कहां पर? भारत में, ठीक है। तो जब ये अकेले यहां पर आए तो जाहिर सी बात, और ये यंग थे, 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र में यहां आ रहे थे। उस समय तो जब ऑफिसर पुलिस सर्विसेज आया, सिविल सर्विसेज आया, तो आईसीएस ऑफिसर हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आज जिसको आप आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस समय आईसीएस होता था, ठीक है, और पुलिस सर्विस होता था। तो बहुत यंग एज के ये हुआ करते थे। तो यहां पर इन्होंने देखा क्या, अब ये देशी घराने में जा रहे हैं,
कहानी समझ रहे हैं आप? ये अधिकारी आ गया, यंग एकदम है आप लोग की तरह, 20, 22, 24 साल का यंग ब्लड, वाइफ को साथ नहीं लाया है और ये देशी रियासत जो है उसके यहां कामकाज के लिए जा रहा है, संधि करवाने के लिए, कर लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए, बहुत सारी चीजें आना जाना लग रहा है। ये देख रहा है कि उसके दरबार में तवाइफें हैं, तो इसने क्या किया, और कोठा कल्चर शुरू हो चुका है, तो इसने क्या किया कि ये सब जो है ये भी कोठा पे जाने लगे, ये अधिकारी भी। इनको लगा अगर राजा महाराजा ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऑप्शन हूं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और ये भी इन महिलाओं के पास जाने लगे। ठीक है, अब यहां से एक चीज नया शुरू हो गया, वो हो गया क्या, इनका अफेयर होने लगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगा, क्योंकि वाइफ कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में है, साथ नहीं लाए हैं, और यहां पर ये किसी और के साथ जो है मतलब इनका प्रेम संबंध हो गया, और ये तवाइफें हैं। ठीक है, अब यहां पर समझिए आजादी की लड़ाई में किस तरह से इन सब चीजों का योगदान रहा है। जब ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ये लोग, तो यहां पर स्वतंत्रता सेनानी जो है इनसे मदद लेते हैं, इन लोगों से, ये जो तवाइफें हैं इनसे मदद लिया जाता है स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा। ठीक है, अब स्वतंत्रता सेनानी जो है इनसे कहते हैं कि आप क्या कीजिए, गुप्तचर बनकर के इनसे आप जो है सूचना निकाल लीजिए। बहुत क्रांतिकारी आंदोलन हुआ ना, तो इन लोगों ने क्या किया कि ये जो भी ग्राहक इनके बना करते थे ब्रिटिश अधिकारी, इनसे ये सूचनाएं निकलवा लेती थी। ठीक है, प्यारी प्यारी बातें करके सारी जो है जानकारी ले ली, और जानकारी लेकर के जाकर के क्रांतिकारियों को बता दी, जो आजादी के दीवाने हुआ करते थे उन तक बता दिया। ठीक है, एक नाम मैं आपसे लेना चाहता हूं, आप गूगल करके देखिएगा, ये जो तवाइफ ही थी, अजीजू निशा ऐसे करके था, तो आप गूगल कीजिएगा, इनके विषय में पढ़िएगा डिटेल से, आपको बहुत अच्छी स्टोरी इनको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत मदद करती थी और संदेश पहुंचाती थी स्वतंत्रता सेनानियों के पास, जासूसी का काम किया करती थी। इसके अलावा जब ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश सेना दमन करते थे स्वतंत्रता सेनानियों का, क्रांतिकारियों का, तो ये तवाइफें जो है छुपने के लिए जगह देती थी। अब समझिए किस तरह से यहां पर अभी तक ब्रिटिश अधिकारियों को तवाइफ बुरी नहीं लग रही है, वाइफ नहीं साथ लाया है, इधर प्रेम संबंध चल रहा है, अफेयर शुरू हो चुका है। अब लेकिन यहां पर ये सब जो हैं स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों की मदद कर रही हैं भारत को आजाद कराने में। आप समझ लीजिए, आज इस लेक्चर के बाद तवाइफों के लिए आपके मन में सम्मान जग जाना चाहिए कि भारत को आजाद कराने में कुछ चंद लोगों का हाथ नहीं है, बहुत सारी महिलाओं ने अपने इज्जत आबरू तक दांव पे लगाए हैं। इसलिए ये आज़ादी जो है बहुत कीमती है और बहुत महंगी भी है, दोनों ही है। तो यहां पर ये चीज समझिए, तो इनसे ये चीजें लिया जा रहा है। अब ब्रिटिश अधिकारियों को समस्या हो रहा है। इसी समय एक चीज क्या शुरू हो गया कि बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी जो इन महिलाओं के पास जाते थे, अब यहां पर धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिश अधिकारी लाइसेंस देने लग गया। कोठा कल्चर मैंने कहा शुरू हो गया, लाइसेंस जारी कर दिया गया, इन पर छापा पड़ने लग गया, क्योंकि वहां पर देसी रियासत पर दमन शुरू कर दिया इन अधिकारियों ने। टैक्स नहीं दे पाते थे जमींदार वगैरह, तो ये जमींदार, ये जो देशी रियासत के राजा महाराजा थे, ये तवाइफ के पास जाते थे, तो इन्हें दबोचने के लिए ये जाने लगे। और वैसे भी ये तो जाते ही थे ब्रिटिश अधिकारी, तो कहीं ना कहीं जो है वह संघर्ष अब शुरू हो गया। प्लस स्वतंत्रता सेनानियों की ये मदद कर रही थी, यह जानकारी जो है ब्रिटिश, अब कब तक ये बात छुप था, तो यह जानकारी जो है ब्रिटिश को मिलने लग गया। इस वजह से भी संघर्ष शुरू हो गया, समझ सकते हैं। एक संघर्ष और हुआ, और वह संघर्ष क्या हुआ, मैंने कहा था ब्रिटिश अधिकारी यंग एज में आते थे, फैमिली लेकर के नहीं आते थे, और यहां पर अफेयर हो जाता था इनका। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द गढ़ा गया, और यह शब्द जो है पता है किसके द्वारा गढ़ा गया, ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ के द्वारा। ये जो अधिकारी हुआ करते थे, इनकी पत्नियों ने, जो कहां रह रही है, यूनाइटेड किंगडम में, इन्होंने कहा चलो एक बार हमें भारत दिखाओ, कहां है गुलामों का देश, जिसे तुम लोग कहते हो कि काफी संपदा से भरा हुआ है, हमें भी वो जगह दिखाओ। तो इनकी वाइफ कभी कभी आती थी, मतलब मन में शक भी था, इन्हें कुछ और चीज भी जानना था अपने हस्बैंड के बारे में, तो इसी बहाने भारत आती थी, और यहां आकर के इन्होंने चीजों को जाना कि अच्छा यहाँ तवाइफें हैं, जिसके चक्कर में ये पड़ गया और फिर हमारे पास आ नहीं रहा है ये। तो इन्होंने एक शब्द गढ़ा, और ये शब्द जो गढ़ा ये है नॉच गर्ल्स। देखिए ये जो शब्द आया ना, ये नाच से आया है। नाच मतलब नाचने वाली लड़की, नृत्य करने वाली लड़की, तवाइफें। तो ये नाच नहीं कह पाती थी, ये अंग्रेज महिला जो है, ये क्या कहने लगी, नॉच गर्ल्स, नॉच गर्ल्स ऑफ इंडिया, बहुत फेमस, इस पर बहुत सारे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे,
कभी तसल्ली से ध्यान से इन सब चीज़ों को पढ़िए, आपको बहुत सुंदर जानकारी मिलने लग जाएगा। कहते हैं कि एक समय बाद यूपीएससी का प्रिपरेशन जो है ना, बहुत सारी किताबें पढ़ने का हो जाता है। ये सफ़र ही अलग तरह का है। सफलता मिलना नहीं मिलना ये अलग बात है, लेकिन ये तैयारी का जो सफ़र है वह उसका सुख अलग है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा, वो अलग आनंद देगा। तो इन चीज़ों को कभी जानकारी लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नाच था, इस नाच से शब्द इनकी पत्नियों ने निकालना शुरू कर दिया। किनकी पत्नियों ने? ये जो अधिकारी हैं, ढेर सारे वादे करके आते थे कि मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा, तुम्हें नहीं भूलूंगा, खत लिखते रहूंगा, और यहां आए और चक्कर में पड़ गए इन तवाइफों के। और ये तवाइफें चक्कर में ले लेती थी, इसीलिए क्योंकि इनको जो है स्वतंत्रता सेनानियों को जानकारी देना होता था, प्लानिंग था। तो ये महिलाएं जब यहां आई तो इन्होंने नॉच गर्ल्स इन्हें कहना शुरू कर दिया। अब यहां से संघर्ष बढ़ता है। क्या क्या संघर्ष मैंने कहा, फिर से ध्यान कीजिए कि एक तो ब्रिटिश अधिकारी कामकाज में ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजा महाराजा के साथ टकराव हो रहा है, राजा महाराजा का संबंध इनसे बेहतर था, ये दरबार में रहा करती थी, जमींदारों के साथ टकराव अधिकारी का बढ़ रहा है, ये वहां अच्छे से रह रही थी, और ये जो पुरुष है अब इनकी फैमिली के तरफ से भी इन ऑफिसर्स को परेशानी होने लगा। तो सभी तरफ से अब क्या किया इन लोगों ने, यहां पर दमन शुरू कर दिया। अब इनको लगा कि हमें दमन करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया, कोटा का लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया। और एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश, आप देखेंगे दुनिया भर में जहां जहां ब्रिटिश हुकूमत रहा है, अब देखिए कहते हैं कि अंग्रेजों का शासन में कभी उसका सूर्यास्त नहीं होता था। तो जहां जहां शासन रहा, गौर करके देखेंगे ब्रिटिश लोग पहले बदनाम किया करते थे उस जगह को, भारत के लोगों को कहा कि असभ्य है, जानकारी नहीं, इसीलिए हम इन पर शासन कर रहे हैं ताकि इन्हें हम सभ्य बनाएंगे। ऐसे अफ्रीका के लोगों को लेकर के कहा। जब इनके सेना में, ब्रिटिश के सेना में भारतीय लोग सेना में शामिल हुए तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब सेना ने विद्रोह किया 1857 की क्रांति आप जानते हैं, तो इन्होंने कहा कि सेना जो है वह असभ्य हो चुका है, अनुशासन नहीं रह गया है, तो दमन करो, सेना को ही खत्म करो। भारतीय सेना को रैंक नीचे, बड़ा रैंक देना ही बंद कर दिया, वैसे भी नहीं देता था, और फिर मुसीबत कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ऐसे ही राजा महाराजा के लिए भी किया, जमींदारों की को बदनाम करने की कोशिश किया। तो यहां पर यही काम ये तवायफ के लिए करता है, और यहीं से जो मैंने शब्द कहा ग्लैमर, पावर, यहां दो शब्द आप समझ गए। अब सर्वाइवल, और ये सर्वाइवल वाला मामला जो है तवाइफों के लिए यहीं से आता है, जब ये ब्रिटिश लोग जो है इन्हें बदनाम करना शुरू करते हैं कि ये कोठा कल्चर स्टार्ट कर रही हैं, यहां वेश्यावृत्ति होता है, समाज में बदनाम करना। तो जो लोग भारतीय समाज के थे अब बराबर वही चीज सुन रहे हैं, वही चीज समझ रहे हैं। लाइसेंस जारी कर दिया गया, पुलिस रेड मारने पहुंच जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लोगों का जो नजरिया है इनके प्रति गलत होता चला गया। मामला समझ में आ गया, ठीक है। और यहां एक और बात देखने को मिला, ये जो ब्रिटिश अधिकारी यहां जाया करते थे ग्राहक बन के इनके पास, तो एक चीज होने लगा कि जो सेक्सुअल डिजीजेस बहुत तरह के होने लगे इन्हें, बहुत सारे अधिकारियों की मृत्यु हो गई इस वजह से। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो ये तवाइफें हैं इन पर एक तरह से झूठा आरोप लगा करके और इन्हें जो है बंद करना शुरू कर दिया जेल में। तो यह भी समाज के समक्ष गलत मैसेज जाता है। ये सारी चीजें जो है लगातार चल रहा है, ठीक है। तो ये इन सब वजहों से इनकी स्थिति जो है अब सर्वाइवल की बातें आ गई, यानी कि आर्थिक स्थिति अब इनकी दयनीय होने लगी, क्योंकि राजा महाराजा दूर होने लगे, ठीक है, जमींदार दूर होने लगे, ब्रिटिश अधिकारी अपनी फैमिली और पूरी नीति के वजह से इनको दमाना शुरू कर चुका है, जेल में भरना शुरू कर चुका है, लाइसेंस जारी कर दिया है, छापेमारी हो रही है। इनके पास कोई दूसरा विकल्प सर्वाइवल के लिए नहीं बचता है। और वे तवाइफ महिलाएं जिनका समाज में बहुत सम्मान हुआ करता था, इज्जत के नजर से देखा जाता था, जो गीत संगीत और नृत्य तक ही सीमित हुआ करती थी, वह महिलाएं अब वेश्यावृत्ति में उतर रही हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई, ठीक है। तो आप यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के नजरिए से इन सब चीजों को देखिए कि क्या समाज जो है, जो भी उसके व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को, अगर महिला है, ये वंचित समुदाय से चूंकि महिला आती है, तो महिला है, बच्चा है, दिव्यांग है, क्या उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहा है, क्या उसके लिए इतनी मौके वह दे रहा है, इतना मौका वो समाज दे रहा है कि वह वहां सर्वाइव कर पाए, या फिर उसे मजबूरी में कोई और काम करना पड़ जाएगा। तो ये चीजें जो है तवायफ के केस में देखने को मिलता है। तो इतना मामला समझ में आ गया। अब ये तस्वीर देख रहे होंगे आप, मैंने आपको कहा था, चलिए देखिए, ये गांधी जी हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और यहां पर एक महिला आपको दिख रही होगी। दरअसल ये महिला और कोई नहीं, एक तवायफ थी, और इनका नाम था गौहर जान। ये बड़ी रोचक प्रसंग है,
इस कहानी को भी आप सुन ही लीजिए। मैं कहूं कि गांधी जी का ताल्लुकात कुछ न कुछ गौहर जान से था। तो आप चौंकिएगा मत, ये सही सुन रहे हैं आप। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं था, जिस संबंध की बात आप सोच रहे हैं वैसा संबंध कुछ नहीं था। अब हुआ क्या, यहां पर समझ लीजिए। मैंने कहा कि तवायफ जो हुआ करती थी स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की मदद किया करती थी। कुछ ऐसा ही मसला होता है। गांधी जी भारत में छा चुके थे, चंपारण जा चुके थे, राजकुमार शुक्ल से मिल चुके थे, नील की खेती के विद्रोह वगैरह ये कर चुके थे और जमा चुके थे अपना। 1917 के आसपास ये सब हो चुका था। इसके बाद ये गुजरात वगैरह में पहुंच जाते हैं, खेरा वगैरह में सत्याग्रह वगैरह करके ये फेमस हो चुके थे। अब गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कस के मुकाबला करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये 1917 से लेकर के 1921 के समय के आसपास की चीजें चलता है। 1921 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, इसलिए मैं इन चीजों पर बहुत ध्यान आपका नहीं देना चाहता हूं, ये आप जान रहे हैं सब चीजों को। अब क्या होता है, कोई भी आंदोलन चलेगा, आज चल रहा हो कोई भी आंदोलन, जैसे कृषि आंदोलन देश में चला तो कहा ना कि फंडिंग बाहर से आया, विदेशों से फंडिंग आया, हवाला का पैसा आया, ये सब विभिन्न तरह के आरोप तो लगे। ऐसे ही कोई भी आंदोलन चलेगा दुनिया भर में, क्या बिना पैसे के चलेगा? वो आंदोलन 2 दिन भी नहीं चल पाएगा, उसकी आयु ही नहीं होगी। वित्त चाहिए, उसके हिसाब से, फंड के हिसाब से वो आंदोलन चलेगा। तो गांधी जी भी इन सब चीजों को जानते थे। तो गांधी जी को आंदोलन करना था, तो गांधी जी को पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा। अपने लिए नहीं चाहिए था, अपने लिए तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के ही गए थे। ठीक है, अच्छे खासे बेचारे वकील थे, बैरिस्टर थे, सब काम धंधा छोड़ दिया था उन्होंने भारत की आजादी के लिए। अपने लिए नहीं चाहिए था, लेकिन आंदोलन वगैरह जो करते सबके लिए फंड की जरूरत होता। फंड के लिए इन्होंने कहा कि मैं फंड जुटाना शुरू करता हूं। राशि बहुत लगता, फंड जुटाना इन्होंने शुरू कर दिया। गांधी जी बहुत अच्छे रणनीतिकार थे, उन्हें यह पता था कि किस व्यक्ति से कब मदद लेना है, कैसे मदद लेना है। तो गांधी जी जो है मदद मांगते हैं, किससे? गौहर जान से। गांधी जी गौहर जान से मदद मांगते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए। गौहर खान कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं महात्मा गांधी? तो ये कहते हैं कि आप फंड इकट्ठा करने में हमारी मदद कीजिए। ये कोलकाता में रहती हैं, ध्यान देना है, ये कोलकाता में रहती है। तो ये अच्छा, ये नृत्य किया करती थी, नाच गाना कार्यक्रम वगैरह किया करती थी। तो गांधी जी ने इनको सुझाव दिया। देखिए गांधी जी के पास पूरा प्लानिंग है, बोला कि फंड जमा कीजिए, आइडिया भी दे रहे हैं। गांधी जी आज होते हैं तो स्टार्टअप बहुत अच्छा खड़ा करते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप इनके होते हैं। तो ये आइडिया भी दे रहे हैं गौहर जान को, और गौहर जान को कह रहे हैं कि आप अपने कार्यक्रम जहां करती हैं वहां टिकट वगैरह तो बेचती होंगी, तो उस कार्यक्रम के जरिए फंड इकट्ठा करिए। जो राजा महाराजा, देशी रियासत वाले लोग, ब्रिटिश, जहां से भी पैसा मिल सके, मतलब वो आप फंड में हमें दीजिए। गौहर जान मान जाती है और ये कहती है गांधी जी से कि ठीक है, आपको हम फंड मुहैया करा करके देंगे, लेकिन ये एक शर्त रखती है। और गांधी जी के समक्ष एक शर्त जो है बेहद दिलचस्प शर्त है, और कहती है कि एक शर्त है मेरी, फिर मैं आपको फंड इकट्ठा करके दे दूं। गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, बताइए क्या शर्त है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस शर्त को पूरी करूं। तो ये कहती है कि जो कार्यक्रम मैं कोलकाता में रखूंगी, उस कार्यक्रम को देखने के लिए आपको भी आना है स्वदेह। अच्छा, उस वक्त इंटरनेट था भी नहीं कि गांधी जो लाइव परफॉर्मेंस यूट्यूब से देख पाते, वो था ही नहीं, ना यूट्यूब था और ना वो सब था इंटरनेट वगैरह। तो उनको कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा। तो गांधी जी वचन दे देते हैं, वचन के बड़े पक्के हैं, बहुत वचन देते थे। तो इन्होंने वचन दे दिया कि ठीक है, मैं कार्यक्रम देखने आऊंगा। लेकिन मामला कुछ, मतलब प्रोग्राम कुछ बैठ नहीं सका। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ, गांधी जी को नागपुर जाना पड़ गया कार्यक्रम से। हालांकि इसकी कहानी बहुत है, अब मैं पूरी तरह से वो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये कहानी बता रहा हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसके विषय में गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, कुछ वीडियोज़ वगैरह होगा, या मतलब बुक वगैरह तो काफ़ी है, मैंने पढ़ा है, तो आप भी पढ़ सकते हैं इस पर। तो गांधी जी क्या होता है कि नागपुर चले जाते हैं किसी काम से। अब नागपुर चले जाते हैं, कार्यक्रम होता है उसी दिन कोलकाता में। ठीक है, गौहर जान का। तो गौहर जान जो है, गांधी जी को लग जाता है कि गौहर जान नाराज हो जाएंगी, भाई मैंने तो वचन दे दिया था, फंड कैसे आएगा।
तो गांधी जी अपना वचन पूरा करते हैं। आप कहेंगे ये कैसे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नागपुर चले गए, कोलकाता, एक ही व्यक्ति दो जगह, इतने भी गांधी जी तो नहीं थे, आप ऐसे मत कहिए। देखिए गांधी जी बहुत मतलब आप मैंने कहा ना रणनीतिकार व्यक्ति थे, समझदार थे। तो गांधी जी क्या कहते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई व्यक्ति अवार्ड समारोह हो रहा हो, खुद नहीं अवार्ड लेने पहुंच पाता है, तो क्या कहता है मेरे जगह पे फलाने व्यक्ति अवार्ड लेने चले जाएंगे, ऐसा होता है ना। गांधी जी ऐसा किए। गांधी जी ने कहा कि मैं नागपुर में हूं, मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मेरे जगह मेरे प्रतिनिधि चले जाएंगे, ठीक है। और ये पहुंच जाते हैं, ये शौकत अली को अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। समझ लीजिए शौकत अली जो है इस कार्यक्रम में फिर गांधी जी के प्रतिनिधित्व बनकर के पहुंचते हैं। इस कार्यक्रम से फंड भी इकट्ठा हो जाता है। फंड कितना इकट्ठा होता है पता है, उस समय का 24,000 इकट्ठा हो जाता है फंड। तो आप सोच रहे होंगे कि अच्छा गौहर जान जो है फंड दे दी होगी 24,000। गौहर जान बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा कि शर्त यह था कि गांधी जी आएंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन गांधी जी तो नहीं आए, फंड हमने इसी शर्त पे इकट्ठा किया ना। तो शौकत अली बहुत समझाते हैं कि देखिए वो नागपुर जाना हो गया बापू को, तो इसलिए नहीं आ पाए, असहयोग आंदोलन का वगैरह कार्यक्रम वगैरह बहुत सारा चीज है, तो मैनेजमेंट सब देखना है उनको। तो गौहर जान कहती है कि ठीक बात है। वे अपना शर्त जो है, मैं ये नहीं कहती हूं कि पूरा नहीं किया है उन्होंने, लेकिन उनका शर्त जो है, उनका जो वादा है वो अधूरा वादा है। खुद नहीं आए, अपने प्रतिनिधि को कार्यक्रम देखने भेजे। मैं तो चाहती थी कि गांधी मेरा कार्यक्रम देखने आए। अच्छा गांधी जी की ऐसी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि वो एक तवायफ के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते, जाना चाहते थे वाकई, पर जा नहीं पाए। तो ये सब समझाया गया इनको शौकत अली के द्वारा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आधा वादा जो है बापू ने पूरा किया है, महात्मा गांधी ने, तो मैं आधा ही फंड दूंगी। और इन्होंने 24,000 जो इकट्ठा हुआ था वो नहीं दे करके 12,000 दिया, समझ गए। और ये सब फंड जो है 12,000 लेकर के शौकत अली वहां से वापस जाते हैं गांधी जी के पास, और वह फंड जो है आगे आंदोलन में लगता है ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए। और ये जो है गांधी की एक तरह से कह सकते हैं कि पहली प्रमुख आंदोलन रहा, असहयोग आंदोलन 1921 में, जहां ये पैसा भी लगा था। आप समझ सकते हैं तवायफ का किस तरह से योगदान रहा है भारत की आजादी में। ये पूरा जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, हालांकि इस पर बहुत बातें की जा सकती है, उतना वक्त है नहीं, तो इस पर बहुत सारे नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, बहुत सारे मूवी है, तो वेब सीरीज ये बहुत अच्छा हीरा मंडी वाला आ गया, आप समझ सकते हैं। कुल मिलाकर के आप वही 3 शब्द पर चलिएगा, जो द हिंदू ने जो आर्टिकल लिखा है ना, वो 3 शब्द को लेकर के आपको आगे बढ़ना है, ग्लैमर, पावर और सर्वाइवल। ये 3 शब्द के आसपास जो है ये पूरा तवाइफों का इतिहास जो है, पौराणिक काल से लेकर के प्राचीन काल की बात करें, मध्यकाल की बात करें, आधुनिक काल की बात करें, आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहां की बात करें, तो ये महिलाएं जो है गणिका से लेकर के और आज की वेश्यावृत्ति तक किस तरह से ये माहौल बदला है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है कि वाकई हमने अपने समाज की वो तवाइफ जो सम्मानजनक महिला हुआ करती थी, हम उन्हें संभाल के नहीं रख सके और वह फिर वेश्यावृत्ति तक उतर गई। तो यह जो है एक तरह से सामाजिक तौर पर हम सबकी विफलता है, पूरे समाज की विफलता है, ठीक है। तो चलिए इस पर एक प्रश्न है, प्रश्न जो प्रीलिम्स के स्तर का है, तवाइफों से संबंधित निम्न विकल्पों में से असत्य का चयन करना है। इतने ध्यान से आप लोगों ने पूरे लेक्चर को सुना है, तो अब ये आपके लिए चैलेंज है कि ये प्रश्न जो है इसका समाधान करके बताइए। जवाब मैं नहीं दूंगा, बहुत आसानी है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तवाइफ खानों को मुगल काल में शाही मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। असत्य का चयन करना है, यानी कि जो गलत हो। प्राचीन काल की गणिकाएं और मध्ययुगीन तवाइफें लगभग समान स्थिति में थी। ब्रिटिश काल में तवाइफों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति उच्च थी। देखना है कि ब्रिटिश काल में क्या था। मुगल काल में तवाइफों के पास लोग अपने बच्चों को तमीज और तहजीब सीखने के लिए भेजा करते थे। इस 4 में से कोई एक गलत है। सभी टॉपिक पर मैंने विस्तार से चर्चा किया है, इसलिए जो भी आपको लगे कि हाँ ये गलत था वही सही जवाब होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, आपने यदि ये हीरा मंडी वाला वेब सीरीज देख लिया है तो उसके विषय में जरूर बताइए, आप उससे क्या सीख पाए हैं और समाज को क्या किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से तवाइफों को हम संभाल के नहीं रख पाए, हम सम्मान नहीं दे पाए, इस तरह से समाज में अभी बहुत सारे और चीजें हैं। संभव है समाज में जो है इन सब चीजों को भी, इन संसाधनों को सहेज के ना रख पाए और आगे चल करके ये भी सम्मान के लायक ना बच जाए। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।